नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली देश की सबसे बड़ी निजी हॉस्पिटल चेन अपोलो हॉस्पिटल्स ने बीते शुक्रवार की शाम को 1625 करोड़ रुपए की क्षमता विस्तार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कंपनी का 1300 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई के वर्ली इलाके में 500 बेड की क्षमता वाला नया हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव है। इस हॉस्पिटल को करीब 1.7 एकड़ जमीन पर कोंकण उन्नति मित्र मंडल यानी KUMM के साथ बिल्ड ऑपरेट एंड मैनेज एग्रीमेंट के तहत बनाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपोलो मेडिक्स इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज ने लखनऊ में 1.2 एकड़ जमीन खरीदी है ताकि मौजूदा हॉस्पिटल फैसिलिटी में 200 बेड का विस्तार किया जा सके। इस क्षमता विस्तार पर कुल 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षमता विस्तार की खबरों के बीच 4 नवंबर को अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर में 7,090 रुपए का हाई छूने के बाद करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 6,950 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, सोमवार 4 नवंबर को एफकॉन्स इंफ्रा की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई, जिससे निवेशकों को काफी निराशा हुई। NSE पर एफकॉन्स इंफ्रा का शेयर 426 रुपए पर लिस्ट हुआ, जो कि 463 रुपए के इशू प्राइस से करीब 8% के डिस्काउंट पर है और उसके बाद 420 रुपए 25 पैसे तक लुढ़क गया था। ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP के हिसाब से तो शेयर करीब 10% नीचे लिस्ट हुआ, क्योंकि ग्रे मार्केट के हिसाब से शेयर 10 रुपए के प्रीमियम के साथ 473 रुपए पर लिस्टिंग होने के संकेत थे। लेकिन राहत की बात यह है कि कमजोर लिस्टिंग के बाद शेयर में खरीदारी लौटी और शेयर ने आधे घंटे के अंदर ही 461 रुपए 70 पैसे तक की रिकवरी भी दिखा दी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि कमजोर लिस्टिंग लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है। 440 से 463 रुपए के प्राइस बैंड वाले ये IPO को कुल 2.77 गुना बोलियां मिली थी, जिसके जरिए कंपनी ने 5,430 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें से 1250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और 4,180 करोड़ रुपए का OFS। कारोबार के अंत पर एफकॉन्स इंफ्रा का शेयर की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 472 रुपए 60 पैसे पर हुई, जो कि 426 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 11% और 463 रुपए के इशू प्राइस से करीब 2% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, विक्रेताओं को ज्यादा मार्जिन के साथ कैंपा उतारकर कोला बाजार में धाक जमाने की कोशिश करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी RCPL अब सप्लाई चेन के दूसरे सेगमेंट में भी अधिक मार्जिन की पेशकश कर चिप्स, नमकीन और बिस्किट बाजार में धाक जमाने की तैयारी कर रही है। अन्य ब्रांड्स के चिप्स, नमकीन और बिस्किट की बिक्री पर आमतौर पर सुपर स्टॉकिस्ट को करीब 3 से 5% का मार्जिन मिलता है, लेकिन RCPL अपने उत्पादों के लिए ऐसे स्टॉकिस्टों को करीब 6.5% मार्जिन की पेशकश कर रही है। RCPL अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए वितरकों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन मिलाकर अतिरिक्त 2% के साथ करीब 8% मार्जिन दे रही है, जबकि अन्य नमकीन ब्रांड पर वितरकों को 6 से 6.5% का मार्जिन मिलता है। ज़्यादा मार्जिन ऑफर कर कंपनी वितरकों को अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स की बिक्री पर ज़्यादा जोर देने के लिए प्रोत्साहन करने की रणनीति पर कामकाज कर रही है। RCPL रिटेलर्स को 20% तक के मार्जिन ऑफर कर रही है, जबकि अन्य ब्रांड्स खुदरा विक्रेताओं को 8 से 15% तक का मार्जिन देते हैं। आपको बता दें कि RCPL चिप्स और नमकीन बाजार में एलन बुगल्स और स्नैकटेक तथा बिस्कुट में इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है। इस खबर के चलते 4 नवंबर को RIL के शेयर में करीब 0.5% की मजबूती के साथ 1307 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 5 नवंबर को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो का 2025 में IPO आ सकता है। माना जा रहा है कि ये IPO देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। हालांकि कंपनी की ओर से IPO के वैल्यूएशन, डेट या साइज को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का मानना है कि जियो का 112 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हो सकता है और सेबी नियमों के अनुसार कम से कम 5% हिस्सा बिक्री होने पर भी IPO का साइज 5.6 अरब डॉलर या 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, जो कि hyundai मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर के IPO को आसानी से पछाड़ देगा और ये देश का सबसे बड़ा IPO होगा। इन खबरों के बीच 5 नवंबर को RIL के शेयर में 1286 रुपए 15 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.5% की तेजी के साथ 1307 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
अगली खबर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़ी दिग्गज कंपनी एल&टी ने एआई क्लाउड कंपनी E2E नेटवर्क्स की 21% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये डील 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसकी वैल्यू 1327 करोड़ रुपए तय की गई है। एल&टी की ओर से E2E नेटवर्क्स के 41.7 लाख शेयर खरीदे जाएंगे। कुल 21% में से 15% हिस्से का निवेश 1079.27 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 3622 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर होगा, जबकि बाकी बचा 6% हिस्सा 327.75 करोड़ रुपए में फाउंडर से 2750 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदा जाएगा। इस खबर के चलते 5 नवंबर को एल&टी के शेयर में करीब 1/4% की गिरावट के साथ 3566 रुपए पर और E2E नेटवर्क्स के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 4977 रुपए 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है। अगली खबर, मंगलवार 5 नवंबर की शाम को मेटल सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में सरकार ने अपनी 1.25% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेची जाएगी, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में सरकार के पास अतिरिक्त 5.28 करोड़ शेयर या 1.25% हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प होगा। यानी OFS के जरिए सरकार कुल 2.5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस OFS का फ्लोर प्राइस 505 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि 5 नवंबर के 559 रुपये 50 पैसे के क्लोजिंग प्राइस से करीब 10% के डिस्काउंट पर था। फ्लोर प्राइस के हिसाब से सरकार को इस OFS के जरिए करीब 5300 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2002 में हिंदुस्तान जिंक का विनिवेश किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास कंपनी की करीब 29.5% हिस्सेदारी बची हुई है। OFS पूरा सब्सक्राइब हुआ तो सरकार के पास कंपनी की करीब 27% हिस्सेदारी बचेगी। 6 नवंबर को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला हिस्सा 1.41 गुना सब्सक्राइब हुआ। 6 नवंबर को हिंदुस्तान जिंक के शेयर में मजबूत बाजार में भी 8% की बड़ी गिरावट के साथ 514 रुपये 85 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 7 नवंबर को खुला रिटेल निवेशकों का हिस्सा पूरा नहीं भर पाया। रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित कोटे को केवल 0.26 गुना बोलियां ही मिल पाईं। 7 नवंबर को हिंदुस्तान जिंक के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ 508 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बुधवार 6 नवंबर को खबर थी कि देश की सबसे बड़ी आयरन ओर उत्पादक और सरकारी नवरत्न कंपनी NMDC की 11 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बैठक में बोर्ड की ओर से बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। अगर बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को बोर्ड से मंजूरी मिली तो 16 साल में पहली बार कंपनी की ओर से निवेशकों को फ्री में शेयर जारी किए जाएंगे। इससे पहले 21 मई 2008 को कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 2:1 रेशो में यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक की खबर से 6 नवंबर को NMDC के शेयर में लगभग 3% की मजबूती के साथ 241 रुपये 40 पैसे पर डे हाई के करीब जाकर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, पावर जनरेशन कारोबार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी और सरकारी कंपनी NTPC के बोर्ड ने 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में करीब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दिखा दी है। ये प्रोजेक्ट्स तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित हैं, जिनके पूरा होने के बाद कंपनी की कुल क्षमता में 6,400 मेगावाट का इजाफा होगा। सितंबर 2024 के अंत तक कंपनी की कुल पावर जनरेशन क्षमता 76,443 मेगावाट थी, जो कि एक साल पहले 73,824 मेगावाट पर थी। इस खबर के चलते 6 नवंबर को NTPC के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 409 रुपये 5 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की सब्सिडरी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड यानी UCMEIL ने रास अल खाइमा कंपनी फॉर वाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स PSC यानी RAKWCT में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 65.94% कर ली है। UCMEIL की ओर से RAKWCT के 5.77 करोड़ अतिरिक्त शेयर खरीदे गए हैं, जो कि इस कंपनी की 11.55% हिस्सेदारी के बराबर है। यह अतिरिक्त हिस्सेदारी करीब 2.2 करोड़ डॉलर की रकम में खरीदी गई है। इस स्ट्रेटेजिक निवेश के जरिए UCMEIL की UAE में मौजूदगी पक्की होगी और रीजनल सीमेंट मार्केट में पोजीशन और मजबूत होगी। 7 नवंबर को इस खबर के आने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में 11,244 रुपये 95 पैसे तक के उछाल के बाद करीब 2% की कमजोरी के साथ 11,065 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, देश की दिग्गज सरकारी और तेल गैस कंपनी ONGC अयाना रिन्यूएबल पावर की बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए NTPC के साथ अपने जॉइंट वेंचर का इस्तेमाल कर सकती है। माना जा रहा है कि NTPC इस डील के लिए ONGC की 50-50 पार्टनर बन सकती है। ONGC ने
जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को पछाड़ अयाना रिन्यूएबल पावर के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, पर बैंकर्स जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को अपना ऑफर बढ़ाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील $80 करोड़ की रकम में होने की संभावना है। अयाना रिन्यूएबल अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जिसमें मुमकिन हुआ तो वो अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए भी तैयार है। बता दें कि अयाना रिन्यूएबल का कुल 5 गीगावाट यानी 5000 मेगावाट का पावर जनरेशन पोर्टफोलियो है, जिसमें ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस खबर के चलते 8 नवंबर को ओएनजीसी के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ ₹261.30 पर और एनटीपीसी के शेयर में करीब 2% की कमजोरी के साथ ₹396 पर कारोबार का अंत हुआ। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की दिग्गज दवा कंपनी सन फार्मा को यूएस की एक कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। असल में यूएस की न्यू जर्सी कोर्ट ने सन फार्मा की लेक्सेल्वी नाम की जेनरिक दवा के लॉन्च पर अस्थायी रोक को बरकरार रखा है। पेटेंट विवाद के चलते इस दवा के लॉन्च पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, जिसके खिलाफ कंपनी ने अगस्त 2024 में अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। इनसाइड नाम की कंपनी ने पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दाखिल किया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनी के पक्ष में फैसला आने या इस दवा का पेटेंट खत्म होने तक लॉन्च को स्थगित किया गया है। बता दें कि इस दवा का पेटेंट दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है। हालांकि इस फैसले पर कंपनी का कहना था कि हम सम्मानपूर्वक असहमत हैं और फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इस खबर के चलते 4 नवंबर को सन फार्मा के शेयर में ₹1760.10 तक लुढ़कने के बाद करीब 3.25% की कमजोरी के साथ ₹1809.40 पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, बांग्लादेश में बिजली सप्लाई को लेकर जारी संकट गहराने के आसार बन गए हैं। दरअसल अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश से 7 नवंबर तक बकाया पेमेंट चुकाने के लिए कहा है। अगर पेमेंट नहीं किया गया तो अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। पेमेंट ना मिलने के चलते फिलहाल अदानी पावर ने बांग्लादेश की आधी सप्लाई रोक दी है। बता दें कि अदानी पावर अपनी झारखंड में स्थित गोड्डा यूनिट से बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करती है। अदानी पावर का बांग्लादेश पर करीब $84 करोड़ यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया है। इस रकम को मांगने के लिए अदानी पावर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बांग्लादेश को आधी सप्लाई रोकने से अदानी पावर को अपने गोड्डा प्लांट की 800 मेगावाट की 2 में से 1 यूनिट को बंद करना पड़ा है। इन खबरों के बीच 4 नवंबर को अदानी पावर के शेयर में लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ₹583.50 पर दिन के निचले स्तर के करीब और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ₹2,890 पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 5 नवंबर को खबर थी कि बांग्लादेश ने अदानी पावर को बकाया भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश अभी पूरा भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से पेमेंट का मुद्दा थोड़ा लंबा खिंच सकता है। इस खबर के चलते 5 नवंबर को अदानी पावर के शेयर में ₹607.40 का हाई छूने के बाद करीब 3% की मजबूती के साथ ₹602.20 पर कारोबार का अंत हुआ। 8 नवंबर को खबर थी कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी ने अदानी पावर को बिजली की सप्लाई के भुगतान के लिए $17.3 करोड़ यानी 1,450 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी दिया है। पेमेंट से जुड़ा विवाद सुलझाने के लिए बीपीडीबी की ओर से अदानी पावर को तीसरा एलसी जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले जारी लेटर ऑफ क्रेडिट्स पावर परचेज एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक नहीं थे। 8 नवंबर को इस खबर के चलते अदानी पावर के शेयर में ₹599.40 का हाई लगाने के बाद करीब 2.25% की कमजोरी के साथ ₹589.50 पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के सीईओ अरविंद माया ने अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी के पद को संभालेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से कंपनी को अपने सीईओ को सस्पेंड करने का निर्देश देने के बाद माया ने ये फैसला लिया है। दरअसल सेबी ने एनएफआरए के फैसले के बाद कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चलते एनएफआरए ने अरविंद मैया पर 10 साल के लिए रोक लगा दी थी। ये मामला मैया के बतौर ऑडिटर पद पर कॉफी डे एंटरप्राइजेस के ऑडिट स्टैंडर्ड्स में हुई खामियों के चलते हुए बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ा है। सेबी का कहना है कि मैया कॉफी डे एंटरप्राइजेस में हुए फ्रॉड को रिपोर्ट करने में नाकामयाब रहे और वो भी ऐसा घोटाला जो कि साफ साफ नजर आ रहा था, यानी कि मैया ने नियमों का अनुपालन नहीं किया। सेबी ने अपने अंतरिम ऑर्डर में कंपनी को अंतरिम सीईओ की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। इस खबर के चलते 5 नवंबर को एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के शेयर में मजबूत बाजार में भी करीब 2% की गिरावट के साथ ₹395 पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर,
फिनटेक फर्म पेटीएम के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर यानी सीपीओ और हेड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स श्रेयास श्रीनिवासन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि जोमैटो की ओर से कंपनी के इवेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्म इनसाइडर का अधिग्रहण पूरा होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। 21 अगस्त की शाम को पेटीएम ने 2048 करोड़ रुपए में जोमैटो के साथ ये डील की थी और उसके बाद ही श्रीनिवासन ने अपने इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा कर दी थी और बीते सोमवार यानी 4 नवंबर को वो कंपनी से एग्जिट हो चुके हैं। इस डील के तहत पेटीएम अपनी 100% सब्सिडरी कंपनियों OTPL और WEPL को अपना टिकटिंग बिजनेस ट्रांसफर करेगी। इसके बाद OTPL और WEPL का 100% हिस्सा और 280 कर्मचारी समेत जोमैटो को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस डील को पूरा होने में 12 महीने का समय लगेगा और तब तक इस कारोबार को पेटीएम ही चलाएगी। 6 नवंबर को पेटीएम के शेयर में 804 रुपये की ऊंचाई छूने के बाद 4.5% की तेजी के साथ 798 रुपये 85 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई। अगली खबर, गुरुवार 7 नवंबर को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 2 खबरों के चलते फोकस में था, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी खबर यह थी कि रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी रोजा पावर ने अपना पूरा कर्ज समय से पहले चुका दिया है। रोजा पावर की ओर से सिंगापुर बेस्ड वर्दे पार्टनर्स को 485 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर कंपनी ने 1318 करोड़ रुपए का भुगतान समय से पहले कर दिया है और इस तरह यह कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। दूसरी ओर बुरी खबर यह थी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने कंपनी को झटका दे दिया। रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस NUBESS को SECI ने किसी भी नए टेंडर के लिए बोली लगाने से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। दरअसल अनिल अंबानी की कंपनियों ने जून में जारी हुए टेंडर के लिए हुए बिडिंग प्रोसेस में फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई है। SECI ने कहा कि रिलायंस NUBESS ने टेंडर के लिए जो बैंक गारंटी दी थी उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। टेंडर की शर्तों के मुताबिक नकली डॉक्यूमेंट पेश करने की वजह से अब ये कंपनियां SECI के आने वाले टेंडर्स के लिए बोली नहीं लगा सकेंगी। SECI की कार्रवाई के बाद 7 नवंबर को रिलायंस पावर का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 44 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 45 रुपये 76 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, जेट एयरवेज की दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद अब ना के बराबर बची है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस एयरलाइन के लिक्विडेशन का फैसला सुनाया है। कर्ज के बोझ की वजह से एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में यानी कि 5 साल पहले उड़ान भरना बंद कर दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेट एयरवेज के लिए दिवालिया प्रक्रिया के जरिए सबसे सफल बोली लगाने वाले जालान कैलरो कंसोर्शियम यानी JKC एयरलाइन के रेजोल्यूशन प्लान को लागू करने में असफल रहा है, जिस वजह से कंपनी के हालात अलार्मिंग स्थिति में पहुंच गए हैं। यही कारण है कि कोर्ट ने SBI और अन्य क्रेडिटर्स की अपील को स्वीकार किया है और कहा कि ये फैसला लेंडर्स और कंपनी के कर्मचारियों के हित में लिया गया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लेट के फैसले को पलट दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एनक्लेट ने कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले की अवहेलना की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने JKC को 350 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए कहा था, पर एनक्लेट ने इस रकम को 150 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी PBG से एडजस्ट करने की अनुमति दे दी थी। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। चलते हैं पहली खबर की तरफ। द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD, जिसे हम केमिस्ट एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, उसने स्विगी की इंस्टामार्ट और ई-फार्मेसी दिग्गज फार्मईजी के बीच होने वाली संभावित डील को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। इन दोनों कंपनियों का अपने डार्क स्टोर्स के जरिए 10 मिनट के अंदर दवाइयां डिलीवर करने का लक्ष्य है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को लिखे गए लेटर के जरिए AIOCD ने चेतावनी दी है कि रैपिड डिलीवरी मॉडल से भारतीय दवा नियमों का उल्लंघन हो सकता है, साथ ही इससे पब्लिक के लिए हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं। अगली खबर, देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए फेस्टिव सीजन बेहद शानदार रहा। अक्टूबर के फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों ने रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है, जो कि पिछले साल की तुलना में 20% ज़्यादा है। छोटे शहरों में ग्राहकों की मांग बढ़ने और लग्जरी ब्रांड्स की बढ़ती डिमांड से ऑनलाइन कारोबार में बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। ई-कॉमर्स कंसल्टेंसी फर्म डेटम इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों की बिक्री पिछले साल यानी 2023 के 81,000 करोड़ रुपए की तुलना में 23% ज़्यादा रही। वहीं साल 2022 में ई-कॉमर्स कंपनियों ने 69,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। रिपोर्ट के अनुसार इस बार आधी से ज़्यादा मांग पहले हफ्ते में आई, जिसमें फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेजॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान 55,000 करोड़ रुपए का सामान बिका। अगली खबर,
फिनटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्रेड ने पेमेंट और लेंडिंग के कारोबार के बाद अब बीमा सेक्टर में एंट्री की है। कंपनी की ओर से बीमा कारोबार की शुरुआत मोटर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ की गई है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए व्हीकल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड गैराज की सहायता लेगी। बता दें कि क्रेड गैराज यूजर्स को वाहन के खर्चों की निगरानी करने, लंबे ट्रैफिक जुर्माने को ट्रैक करने के साथ साथ इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू करने की डेट का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कंपनी की व्हीकल मैनेजमेंट सुविधाएं मुफ्त हैं, पर क्रेड इंश्योरेंस लेने वालों से कमीशन के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने की योजना बना रहा है। क्रेड गैराज नाम के इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल 70 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और 44 लाख यूजर्स हैं, जिनमें से कई यूजर्स के पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। अगली खबर, अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म फिडेलिटी की ओर से मैनेज किए जाने वाले एक फंड ने लेंसकार्ट के वैल्यूएशन को बढ़ाकर $5.6 अरब कर दिया है। अमेरिका के मार्केट रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर तक फिडेलिटी की बुक्स में लेंसकार्ट का वैल्यूएशन $5.6 अरब था, जो कि पहले के मुकाबले 12% ज़्यादा है। IPO लाने की तैयारी में जुटी कंपनी ने इस साल सिंगापुर की सरकारी इन्वेस्टमेंट फर्म टेमेसेक और फिडेलिटी से $20 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 में लेंसकार्ट के घाटे में 84% की कमी हुई है। पिछले साल के 64 करोड़ रुपए के मुकाबले कंपनी का घाटा घटकर महज 10 करोड़ रुपए रह गया है। बावजूद इसके कि कंपनी का मार्केटिंग खर्च 20% बढ़कर 352 करोड़ रुपए और कर्मचारी खर्च 51% बढ़कर 1086 करोड़ रुपए रहा है। वहीं इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 43% बढ़कर 5428 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा था। साथ ही कंपनी का EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 403 करोड़ रुपए से बढ़कर 856 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लेंसकार्ट के फाउंडर और CEO पीयूष बंसल ने घोषणा किया है कि कंपनी $20 करोड़ की लागत से दक्षिण भारत में नया प्लांट स्थापित कर रही है और ये प्लांट कंपनी के मौजूदा प्लांट से करीब 10 गुना बड़ा होगा। अगली खबर, वित्त वर्ष 2024 में एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला का घाटा 13.5 गुना बढ़कर 1131 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी को 84 करोड़ रुपए का ही घाटा हुआ था। हालांकि इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 161% बढ़कर 1940 करोड़ रुपए रहा, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 744 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 के घाटे के पीछे वजह है 1453 करोड़ रुपए के मिसलेनियस खर्च, जो कि पिछले साल 170 करोड़ रुपए थे। कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रीवैल्यूएशन किया है, जिस वजह से ये घाटा हुआ है। इस कदम के चलते कंपनी को 756 करोड़ रुपए का एक मुश्त खर्च वहन करना पड़ा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।